नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिनकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, सोना और चांदी हो गया है क्रैश। जो लोग फोमो में आकर के, जिन लोगों ने 1,90,000, 2 लाख, 1,80,000 पे चांदी बाइंग कर लिए, आज वो चांदी का रेट जो चल रहा है पर केजी का, वो चल रहा है 1,44,000। मतलब जो बड़े प्लेयर थे वो बेच कर निकल गए, और जो छोटे रिटेलर थे जो फोमो का शिकार हो रहे थे वो लोग फंस गए। ये हुआ क्या, खेला कैसे हो गया? आज सोने के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 8,000 की पर 10 ग्राम, प्रति 10 ग्राम पे गिरावट देखने के लिए मिली है। सोने का जो रेट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था 1,32,000 प्रति 10 ग्राम, वो आज पहुंच घट करके 1,21,000 पे आ गया है। मतलब तुम्हारा 11,000 रुपये सोना टूट गया है। और अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी को आपको मैं बताऊं कि जो सिल्वर की सबसे बड़ी मार्केट है वो है लंदन। जितना भी सिल्वर है ना, वो पूरा लंदन की मार्केट से ही आता है। कुछ अपनी यहाँ माइनिंग है, हिंदुस्तान जिंक जैसी जो कंपनियां हैं जो उसे माइनिंग करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ट्रेड का मार्केट वो लंदन है। और पूरी डिमांड और सप्लाई हुई नहीं, इसका जो पूरा आरोप लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है भारत के ऊपर। क्योंकि भारत के अंदर क्या फोमो क्रिएट हो गया कि यार अगर हमने चांदी नहीं खरीदी तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब उनके साथ ऐसी सिचुएशन बनी, और लोगों ने जो प्रति 10 ग्राम, जो कि लंदन की जो इंटरनेशनल मार्केट से 1,54,000 रुपये केजी आ रही थी चांदी, वो MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर 1,70,000 तक का रेट चला गया। और जो सुनार है उनके पास 1,90,000 में, 1,80,000 में भी चांदी मिल नहीं रही थी। डिमांड इतनी आ गई कि सप्लाई उतनी पर्याप्त थी नहीं। उस कारण से लोगों के अंदर फोमो क्रिएट हो गया कि यार किसी भी रेट में चांदी खरीद लो, बस खरीद लो। ऐसी भी खबरें हैं कि चांदी 2 लाख रुपये प्रति केजी तक बिक गई। अब हुआ क्या, जिन लोगों ने, जो बड़े प्लेयर थे जिन्होंने 1,54,000 में खरीद के इंटरनेशनल मार्केट से 2 लाख में बेची, या 2.25 लाख में बेची, 1,90 में बेची, आज वो फंस गए रिटेल ट्रेडर, रिटेल निवेशक, जिन्होंने 2 लाख रुपये पर केजी के हिसाब से, अगर सपोज करो 1 क्विंटल चांदी खरीदी, तो आज उसकी कीमत 2 करोड़ की रह गई है, 1,40,00,000। उसके तो 60 लाख रुपये साफ हो गए, उसके सीने पे तो सांप लौट रहा है। कारण कारण क्या है कि देखो, सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई। हालांकि इस फॉर्मो को फिल करने के लिए चाइना ने भी कुछ चांदी को जो मतलब भेजा, कुछ अमेरिका ने भेजा, लेकिन उतनी जिस तरह से डिमांड बढ़ी भारत के अंदर, उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। इसीलिए आज सोना और चांदी में आपको भयंकर गिरावट देखने के लिए मिली है। अब आपको इसमें से निकल जाना चाहिए क्या बने रहना चाहिए? देखो क्या है, ये जो है ना, सोना सोना तो एक एसेट क्लास है, लेकिन चांदी जो है ना, सोलर पैनल और बहुत सी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो सिल्वर अकेला केवल इन्वेस्ट के नहीं है, और भी बहुत यूजेस हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर देखें कि वो क्या बताता है, करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी पैनिक में पोजीशन ना बना लें, अभी घबराहट का माहौल चल रहा है। कल बाजार फटने के लिए तैयार है। कल की बात करोगे ना, तो कल भारत में हो सकता है गिफ्ट निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे जाके खुले। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या किया है। जब दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, तो पहले तो वहाँ दीपक जलाए हैं अपने वाइट हाउस में। फिर प्रधानमंत्री को बधाई दी है कि प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और प्रधानमंत्री से मेरी ऐसी उम्मीद है कि हम जल्द ही बहुत अच्छी वाली ट्रेड की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जो भारत पे टैरिफ 50% है, वो घट के 15% के आसपास रह सकता है। और भारत जल्द ही रूस के साथ में तेल लेना बंद कर देगा, या ऐसा कम कर देगा। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार खबरों के चलते कल बाजार ऊपर खुलेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार शेयर बाजार में भयंकर तेजी है। लेकिन ये खबर है, केवल खबरों के ऊपर भरोसा इतना नहीं करना जब तक वो रियलिटी ना आ जाए, जब तक ग्राउंड लेवल पर ना आ जाए। खबर के कारण तो बाजार के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार भयंकर तेजी है। अभी अभी हमारा जो तुम्हारा FII है, विदेशी संस्थागत निवेशक है, जिन्होंने लगभग भयंकर बिकवाली कर रहे थे पिछले 7 महीनों में, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी। अभी पिछले 3, 4, 7 दिन में ही उन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो इससे दिवाली से पहले ही बाजार के अंदर का जो सेंटिमेंट है ना, वो पॉजिटिव होता नज़र आ रहा था। जो कल भी बाजार जो मोहरत ट्रेडिंग के लिए खुला था, वो ही पॉजिटिव खुला, परसों भी पॉजिटिव ही रहा। तो पिछले अगर 3, 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन आप उठा के देखोगे ना, तो वे भी पॉजिटिव है। दूसरा क्या है,
कि जो रिजल्ट सेशन आ रहा है, जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, और वो रिजल्ट अपने आप में कुछ बयां कर रहे हैं। चाहे आप वारी एनर्जी का रिजल्ट उठा कर देख लो, चाहे आप सिल्चर टेक्नोलॉजी का उठा कर देख लो, चाहे आप नेस्ले का रिजल्ट उठा कर देख लो, जितनी भी कंपनियां हैं जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे तुम्हारा 5पैसा है उसका रिजल्ट ख़राब है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा कर लूँगा। एंजल वन का रिजल्ट ख़राब है क्योंकि इनके ऊपर सेबी का शिकंजा कसा है। सेबी ने जो FNO फ्यूचर ऑप्शन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा सख्त हाथ किया, तो इसलिए इनके रिजल्ट ख़राब आ रहे। बाकी जो कंपनियां हैं ना उनके रिजल्ट बेहतरीन आ रहे, तो रिजल्ट सेशन भी कहीं ना कहीं मूड माहौल सुधार रहा है। और जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर अब थोड़ा लोट आए हैं। जो लोग जब बाज़ार गिरता है ना तो वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, पीछे जाके बैठ जाते का मतलब ये है कि वो थोड़ा बंद कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं पोर्टफोलियो। लेकिन जब फिर ऐसी खबरें आने लगेंगी कि ट्रेड डील होने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा घट रहा है, कुछ भी हो सकता है, अब बाज़ार फिर दौड़ेगा, तो वो फिर से पार्टिसिपेट बन के आ जाते हैं। अब जहाँ DII पिछले 61 दिनों से लगातार खरीद रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, वहीं FII भी खरीदारी कर रही हैं, रिटेल ट्रेडर भी आ रहे हैं, और जो खबरें हैं वो भी अच्छी आ रही हैं, तो माहौल जो है ना वो अपने आप में पॉजिटिव। सेजल ग्लासेस के बारे में नज़र डाल लेते हैं। सेजल ग्लासेस काम क्या करती है? सबसे पहले इसके रिजल्ट आए हैं ताबड़तोड़। कंपनी अपने आप में जो शोरूम देखे होंगे आपने बड़े बड़े, या बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, इनके जो शीशे लगते हैं ना वो शीशे ये सेजल ग्लासेस देती है। इसके जो रिजल्ट आए हैं तोड़ फोड़ आए हैं। इसकी जो आय थी साथियों वो 62 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़ के हो गई है 104 करोड़। मतलब आय में 69% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। मतलब क्या बात है। अगर बात करोगे इबिटा की, तो इबिटा इसका 8 करोड़ का हुआ करता था, बढ़ के हो गया है 17 करोड़। 107% की ग्रोथ देखने के लिए मिली सेजल ग्लासेस ताबड़तोड़। अगर बात करोगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 2 करोड़ 44 लाख इसका शुद्ध लाभ हुआ करता था, जो बढ़ के हो गया है 8 करोड़। मतलब समझ लो 8 करोड़ 12 लाख, मतलब 232% की ग्रोथ सेजल ग्लासेस में। क्या कंपनी है। अगर आपकी इसकी EPS की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर की, तो इसका 2 रुपये 40 पैसे हुआ करता था, जो बढ़ के अब 8 रुपये के आसपास पहुंच गया। मतलब 231% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। अगर इसकी बात करोगे आप मार्जिन की, तो मार्जिन इसके लगभग 13.5% के हुआ करते थे सेजल ग्लासेस के, जो अब बढ़ के हो गए हैं 17% के। मतलब मार्जिन भी बढ़ गए। अगर कर्ज है ना, तो कर्ज इसका जो 183 करोड़ था वो बढ़ के 227 करोड़ हुआ है। लेकिन कर्ज क्यों बढ़ा है ये जरूर पता होना चाहिए। कर्ज इसलिए बढ़ा कि इसने अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है, अपने बिजनेस को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, कुछ पैसा वहाँ निवेश किया है, तो इसलिए इसका बढ़ा है। दूसरा, कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 860 करोड़ रुपए के आसपास है, 853। लेकिन कंपनी यहाँ से भी अगर 10 गुना होती है ना, तो कंपनी लगभग 86,600 के आसपास पहुँचेगी। मतलब कंपनी में 10 गुना होने तक की गुंजाइश है। खरीदना है या नहीं खरीदना वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदना है। पर बाकी कंपनी के अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर कंपनी का प्राइस की बात करोगे तो 853 रुपये का प्राइस है, 44 का कंपनी का PE है। ROCE की बात करोगे तो 14 का ROCE है। ROE की बात करो, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 33 का ROE है। अगर बात करो इससे पैग रेशियो की, तो माइनस में है। हमेशा पैग रेशियो देखना होता है कि वो कंपनी की ग्रोथ क्या है, तो पैग रेशियो माइनस में, जो कि बहुत अच्छी सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। अगर बात करें शेयर के नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, तो 2017 में इस कंपनी में 10,242 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हुआ करते थे, जो घट कर रह गए हैं 5,153। मतलब प्रमोटर ने, जो पब्लिक है ना, पब्लिक से ही हिस्सा खरीद लिया। पहले इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग 50% आसपास हुआ करती थी, आज घट के वो 24% के आसपास रह गई है। प्रमोटर अगर माल खरीद रहा है तो बहुत कुछ सोच के खरीद रहा है। दूसरी बात है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो भी घट रहे हैं। जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस है वो आप पिछले 3-4 सालों में आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस दी है। भविष्य की मल्टीबैगर बन सकती है, ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना है। लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं ताबड़तोड़। मतलब आपको दिल खुश करने वाले रिजल्ट हैं अगर देखा जाए तो। टाटा एलेक्सी के भी नतीजे आए हैं। तो टाटा एलेक्सी जो स्टॉक है, जिसने 7500 रुपये के आसपास में जो अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, वो वहाँ से गिर के लगभग 5350 रुपये के आसपास आ गया है। तो टाटा एलेक्सी क्यों गिरा है, उसके पीछे का क्या कारण है, नतीजे क्या बता रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जो टाटा एलेक्सी की आय हुआ करती थी वो 955 करोड़ हुआ करती थी, जो घट के अब रह गई है 918 करोड़। मतलब आय में, इनकी सेल्स में 4% की डिग्रोथ देखने के लिए मिली है।
अगर बात करोगे EBITDA की, तो EBITDA इनका 266 करोड़ हुआ करता था, जो घट कर रह गया है 193 करोड़, मतलब 127% के आसपास की इसमें भी डिग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर इसके शुद्ध लाभ की बात करोगे ना, शुद्ध लाभ तो 229 करोड़ का लाभ था इसका सितंबर 2024 में, लेकिन वो अब घट कर रह गया है मात्र 155 करोड़ का। तो नेगेटिव में 33% की डिग्रोथ देखने के लिए मिल रही है आपको टाटा एलेक्सी की। यही कारण है कि आपको स्टॉक जो ना ऊपर से नीचे दिख रहा है। मैं आपसे जर्नली बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस बिजनेस को पढ़ लो कि अल्टीमेटली वो काम क्या करती है, क्योंकि आप शेयर नहीं खरीद रहे, उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। शेयर क्या है? शेयर उस कंपनी का हिस्सा है। तो कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उन्हें पढ़ो। कंपनी की जो कौन कॉल होती है उसे सुनो। मैनेजमेंट ने जो अपने भविष्य के लिए बताया है वो सुनो कि यार इसका क्या है, क्या मतलब है इसका, इसके भविष्य में डिमांड बनी रहेगी क्या नहीं रहेगी। या जैसे अभी टाटा ने अपना JLR को बिजनेस को थोड़ा सा अलग किया है, उसकी तरफ से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या टाटा टेक्नोलॉजी जो अभी 1400 के आसपास में हाई पहुंच गया था, वो अब गिर के साला आज 700 600 700 के आसपास कारोबार कर रहा है। लोगों की अगर 15 लाख की वैल्यू आज 7 लाख रह गई है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉक का PE की बात करोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसका 50 का अभी भी PE बना हुआ है, 5350 पे भी ये काम कर रही है। ROCE की बात करोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 36 का, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो 29 का है। पैग रेशियो अभी भी महंगा है, 4 का आसपास है। पैग रेशियो महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करोगे साथियों, तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 12 के आसपास बना हुआ है। मार्जिन जो इसके सितंबर 2024 में लगभग 28 से 29% के आसपास के मार्जिन हुआ करते थे, वे अब घट के रह गए हैं इसके 21% के मार्जिन। टाटा एलेक्सी ब्रांड तो अच्छा है, लोग अगर सोचेंगे यार टाटा का ब्रांड है, अपनों क्या दिक्कत है, लेकिन भाई बिजनेस देख लो, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, मार्जिन इफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, आय इफेक्ट हो रही है। तो अब स्टॉक थोड़ी परफॉर्म करेगा। स्टॉक कहाँ से परफॉर्म करेगा? आप इस ट्रेंड देखोगे ना, चार्ट का ट्रेंड नीचे है। तो भाई जो टेक्निकल वाले हैं ना, टेक्निकल मैं क्या बोलता हूँ कि टेक्निकल ये बताता है कहाँ खरीदना है, और फंडामेंटल ये बताता है कि आपको कब खरीदना है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कितना हेल्दी है ये उसकी रिपोर्ट बताएगी मेडिकल, लेकिन वो कितना दौड़ सकता है ये उसकी फिटनेस बताएगी। तो टेक्निकल अलग चीज़ है, फंडामेंटल अलग चीज़ है। 5 पैसा क्या है रिजल्ट? 5 पैसा के इतने ख़राब रिजल्ट आए हैं कि एंजल 1 के भी क्या पूछो आप। आय की बात करोगे तो इस आय 2 वर्ष इसकी सितंबर 2024 के क्वार्टर में 101 करोड़ की हुआ करती थी, जो घट के रह गई है 77 करोड़। 23% की डिग्रोथ देखने के लिए मिली है। कारण है इनकी मार्केट में कंपटीशन। लोग बाग डिस्काउंट ब्रोकर कर तो लेते हैं, लेकिन जब उन्हें नुकसान होता है वो भाग जाते हैं। अगर इसकी EBITDA की बात करोगे तो 38 करोड़ का इसका EBITDA हुआ करता था, जो घट के रह गया है 23 करोड़। EBITDA में भी 40% की डिग्रोथ देखने के लिए मिली है, एंजल 1 के जैसे ही। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 22 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, 5 पैसे का, अब घट के रह गया है 9 करोड़ रुपए। अब जब 22 करोड़ का प्रॉफिट था वो 9 करोड़ हो गया। EPS अर्निंग प्रति शेयर जो इसका 7 रुपये हुआ करता था, वो अब 3 रुपये 20 पैसे के आसपास में EPS आ गया। 57% की डी ग्रोथ दिखी है EPS में, और 57% की डी ग्रोथ दिखी है शुद्ध लाभ में। जो इसके मार्जिन 38% हुआ करते थे, 38% से घट के 29% के आसपास आ गए हैं। कारण है सेबी का शिकंजा और FNO की जो वॉल्यूम है उसमें कमी। अगर इसका इंटरेस्ट है ना, जो ये MTF पे माल दूसरे लोगों को खरीदवाते हैं, तो ये पैसा किसी और से बोरो करते हैं। इन्होंने पिछली बार 6 करोड़ का इंटरेस्ट दिया था, जो इस बार इन्होंने 8 करोड़ का दिया है। मतलब जो कर्ज है इनके पास में, पहले 500 करोड़ का हुआ करता था 5 पैसा के ऊपर, वो बढ़ के हो गया 596 करोड़। कर्ज में बढ़ोतरी हो गई है, इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गई, मार्जिन गिर गए हैं, प्रॉफिट गिर गया है, नेट प्रॉफिट गिर गया है, EPS गिर गया है, सेल्स गिर गई है, सब चीज़ गिर गई है। अगर बात करोगे इसकी परफॉर्मेंस की, तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर अपनी इक्विटी को धीरे धीरे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, OPM, मतलब ये आप सुनो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कैश अपने धंधे से आप कैश कितना कमा रहे हो उसे बोला जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वहाँ से नील है। कंपटीशन का दौर है, सेबी ने शिकंजा कस दिया, वॉल्यूम कम कर दी है। पहले रोज़ ट्रेडिंग होती थी, रोज FNO करते थे, अब FNO पे सेबी का शिकंजा है। नतीजा आपके सामने है। एंजल 1 के कितने ख़राब नतीजे आए आपने देखा, स्टॉक की हालत। आज 5 पैसे का नतीजा तुम्हारे सामने है, ना तो प्रॉफिट है, ना सेल्स है, ना मार्जिन है, क्योंकि कंपटीशन है ना इस दौर में। देखो जो फुल सर्विस ब्रोकर है ना, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं है, ना मोतीलाल ओसवाल को कोई दिक्कत है, ना शेयर खान को। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर अपने घर से बेच के कब तक कमाएगा भाई? उसने प्लेटफॉर्म बना दिया, उसे
ट्रेडिंग कर रहा है, सेबी ने बोला भी नहीं इतनी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और जो रिटेल निवेशक है उनका जो डाटा बोलता है सेबी का, उसने अभी वर्ष 2024 का जो उसने डाटा आया 1,05,000 करोड़ से रिटेल निवेशकों ने एफएनओ में गंवाए हैं। तो कहाँ से सेबी तो मजबूरी है ना भाई, उसे तो रिटेल आदमियों के बारे में सोचना ही है। पिछली बार ये 75,000 करोड़ गंवाए थे, इससे पिछली बार 56,000 करोड़ गंवाए थे। तो भाई रिटेल निवेशक तो हमेशा शेयर मार्केट में पैसा गंवा ही रहा है ना एफएनओ में, तो सेबी तो शिकंजा कसेगी। और जब एफएनओ नहीं होगा तो इन कंपनियों के रिजल्ट आपको पता ही है कैसे आ रहे हैं, आपके सामने है। खरीदना या नहीं खरीदना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करना है। मैं बोलता हूँ C+I+G+X-M, ये एक सूत्र है, इसे पढ़ के रख लो। C+I+G+X-M, ये सूत्र है शेयर मार्केट का। C का मतलब होता है कंजप्शन, खाया पिया ख़त्म करा। C का मतलब होता है कंजप्शन, खाया पिया ख़त्म करा। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई, आपने कितने रोड बनवाए, आपने कितने ब्रिजेस बनवाए, आपने कितने फ्लाईओवर बनवाए। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी उन्हें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। सी का मतलब कंजप्शन, कि भाई कंजप्शन पे क्या खर्चा हो रहा है। दूसरा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, PFI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, दूसरी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्टमेंट कितना कर रही हैं, आई पे भी ध्यान रखना है। तो सी हो गया, आई हो गया। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, कितना रोड पे कर रही है, कितना फ्लाईओवर्स पे कर रही है, कितना अपने जो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक है या इंफ्रा से रिलेटेड कंपनियां उन्हें दे रही है, कितना अपने बजट में डिफेंस से रिलेटेड ला रही है कि भाई डिफेंस वालों को इतना पैसा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है। मैं बोल रहा हूँ शेयर मार्केट का जो सूत्र है वो याद रखो। पहला है C+I+G+X-M। तो पहला हो गया सी का मतलब हो गया कंजप्शन, खाया पिया ख़त्म करा। कंजप्शन पर सरकार का क्या ध्यान है। दूसरा आई, इन्वेस्टमेंट को सरकार क्या कर रही है भाई, इन्वेस्टमेंट कौन आ रहा है। जैसे अडानी ने पता चले कहीं पे इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इतना प्लांट लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, मतलब उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट रोड बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का खर्चा है। जैसे सोलर पैनल के लिए गवर्नमेंट ने PM कुसुम योजना चला रखी है, इस तरह से। जी एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, आपकी कंपनियां एक्स कितना कर रही हैं, मतलब एक्सपोर्ट कितना कर रही है, ये मैटर करता है। आई, उसके बाद हो गया M, X-M। M का मतलब है इम्पोर्ट, आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे कम इंपोर्ट कर रहे हो क्या। आप ऐसा तो नहीं 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हो, 200 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हो। उससे क्या है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का माल बेचा, 2 लाख करोड़ रुपए का आपने दूसरे देशों से बुलाया, तो 1 लाख करोड़ आपके अपने फॉरेन रिजर्व से जाएंगे। जब वो फॉरेन रिजर्व से जाएंगे तो वो आपका फॉरेन रिजर्व घटेगा। तो इसीलिए X-M, हमेशा आपका X ज़्यादा होना चाहिए, M कम होना चाहिए। और जो भारत देश है ना, ये M ओरिएंटेड कंट्री है। M मतलब कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। डीजल पेट्रोल पर कम हमारा ध्यान रहे, इसीलिए सरकार EV पे फोकस कर रही है, इसीलिए सरकार एथेनॉल मिला रही है डीजल में, इसीलिए सरकार चाह रही है कि भाई ये सोलर पैनल लगाए जाएं। जो डीजल से तेल मतलब किसान पानी निकालते हैं, भाई उधर सोलर के द्वारा निकाला जाए। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना होता है। आप इस चीज़ को बहुत क्लोजली जाकर ट्रैक करोगे तब पाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है या स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। साथियों, मैं फिर कहता हूँ कि तुम्हारा आज तय करेगा कि कल तुम कहाँ रहोगे। तुम्हारे आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।